बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपको बीएड में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। इसी कड़ी में आज मैं आपको नोवा क्वेश्चन करा रहा हूं, जिसका नाम है थोरनडिक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, या इसको बोलते हैं थोरनडिक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी। चलिए हम सबसे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि पेपर में इसका क्वेश्चन किस प्रकार आता है। पेपर में पूछ लेता है वो डिस्कस थोरनडिक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, या पूछ लेता है एक्सप्लेन थोरनडिक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इस बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हमेशा 16 नंबर का ही आता है। देखिए, थ्योरी आती सबको है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि पेपर में टू द पॉइंट कितना लिखना है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं इस थ्योरी में 10-10 पेज भर देते हैं। पेपर होता है 3 घंटे का जी, और आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 3 घंटे में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना। तो इसलिए वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है, कितने पेज भरने हैं, क्या क्या लिखना है, टू द पॉइंट कैसे लिखना है। चलिए मैं अभी आपको बता देता हूं। यहां पर आप सबसे एक और बात बताना चाहता हूं। देखिए प्लीज मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। मैं देख रहा हूं बच्चे वीडियो को एंड तक बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, वो वीडियो को काट काट कर देख रहे हैं और ना ढंग से सुन रहे हैं कि मैं कह रहा हूं। देखिए, इससे ना आपका तो फायदा बिल्कुल होना ही नहीं है। अगर आप वीडियो काट काट के देख रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप ना ही देखें। ठीक है, वीडियो देखें, पूरी देखें और सुने मैं क्या कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब क्या है। समझ नहीं आता मेरे पास मैसेज करिए हैंग आउट के ऊपर या ईमेल के ऊपर। मेरी ईमेल आईडी है BEdBachelorofEducation@gmail.com। कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, आप मेरे पास मेल करिए, मैं आपको जरूर समझाऊंगा। ठीक है, देखो जी, अब मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूं कि पेपर में आपको इस थ्योरी को कैसे लिखना है, कम से कम शब्दों में कैसे लिखना है, टीचर को सब कुछ पता भी चल जाए और आपको अच्छे से अच्छे नंबर भी मिल जाए। देखिए, कोई भी थ्योरी हो, XYZ कोई भी थ्योरी, आपको थ्योरी लिखने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये बताओ वो थ्योरी किसने लिखी है या किसने दी है, वो कौन था, और उस थ्योरी के उसके अलावा कितने नाम है, मतलब उस थ्योरी को किन किन नामों से जाना जाता है, मशहूर जो नाम है उसके। ठीक है, अब जैसे कि ये थ्योरी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इस थ्योरी को जी एडवर्ड ली थोरनडिक ने दिया था। एडवर्ड ली थोरनडिक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। इस थ्योरी का जो दूसरा नाम था उसको बोला जाता था स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, अब ये 3 लाइन लिखनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं जी, जो थ्योरी देता है ना, उस ऑथर की पूरी जीवनी लिख देते हैं, पूरी बायोग्राफी लिख देते हैं कि वो कब पैदा हुआ, कब मरा, उसने अपने जीवन काल में क्या क्या करा, क्या क्या नहीं करा, कितनी थ्योरी दी, कितनी थ्योरी नहीं दी। वो जी इसके ऊपर 2-3 पेज भर देते हैं कुछ बच्चे। यहां पर मैं आप सबको बता देता हूं, हमारा जो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया कि ट्रायल एंड एरर की जो थ्योरी है वो क्या है, उसको डिस्कस करिए। थोरनडिक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी को डिस्कस करना है हमको। हमको ये डिस्कस नहीं करना कि एडवर्ड ली थोरनडिक कौन था, हमको उसकी थ्योरी डिस्कस करनी है। यहां पर क्वेश्चन ये है। ठीक है, बाकी आप अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हो आप पढ़ सकते हो, लेकिन पेपर में लिख के मत आना जी। पेपर में सिर्फ क्या होते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपको, सिर्फ एक क्वेश्चन यही अटैम्प्ट नहीं करना है। तो उसको भी दिमाग के अंदर रखते हुए आपको पेपर अटैम्प्ट करना है। कम से कम शब्दों में ऐसा लिखना है कि टीचर को समझ आ जाए कि आप क्या कहना चाहते हो। फंटे बिल्कुल नहीं मारने, टू द पॉइंट लिखना है जी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या है ये। द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर वाज प्रोपोनेंटेड बाय एडवर्ड ली थोरनडिक। एडवर्ड ली थोरनडिक वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इसकी डेट ऑफ बर्थ आप बेशक मत लिखना, कहीं गलत लिख दी तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है जी। जी जो थोरनडिक था ना, ये क्या करता था, एक्सपेरिमेंट करता रहता था जानवरों के ऊपर, कभी कुत्तों के ऊपर, कभी बिल्लियों के ऊपर, कभी चूहों के ऊपर, कभी मछलियों के ऊपर, कभी खरगोशों के ऊपर। इसकी आदत थी जी। उन एक्सपेरिमेंट के बेस पर ये अपनी कुछ ना कुछ थ्योरी करता रहता था जी, देता रहता था। चले अब हम ये देख लेते हैं कि इसने ट्रायल एंड एरर के अंदर कौन सी एक्सपेरिमेंट करा था और ये क्या कहना चाहता था। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर थोरनडिक ने क्या करा, एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, और उस पिंजरे का सिर्फ एक ही दरवाजा था, आने का भी जाने का भी।
और वो जो पिंजरे का दरवाजा था उसके अंदर एक खटका लगा हुआ था जी, उस खटके को प्रेस करने के बाद ही वो दरवाजा खुलता था, और बिल्ली को ये पता नहीं था कि वो खटका कहाँ पर है। तो उसने क्या करा, उस बिल्ली को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। पिंजरे के अंदर बंद करके उसने क्या करा, बाहर एक मरी हुई मछली रख दी जी। और पिंजरे कुछ इस तरीके से था, उसमें चारों तरफ क्या था, चारों तरफ कहो या कुछ जगह कहो, उसमें लोहे की राडें लगी हुई थी जी, जिसके अंदर से बिल्ली देख सकती थी लेकिन बाहर नहीं आ सकती थी। बिल्ली ने देख लिया या यूं कहे सूंघ लिया कि बाहर एक मछली पड़ी हुई है, तो वो झपट मारने लगी, इधर उधर भागने दौड़ने लगी, झपटे मारने लगी, कभी तो पिंजरे के फर्श को नोचने लगी, कभी उसकी छत को नोचने लगी, कभी उसके अंदर जो लोहे की राडें थी उन्हें नोचने लगी। लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिली जी, वो उस खटके के ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाई, या यूं कहे वो उसकी आंखों के सामने था, उसको दिखा नहीं, वो प्रेस नहीं कर पाई जी। वो बहुत ज्यादा परेशान होगी लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो इधर उधर हाथ पैर मारती रही। हाथ पैर मारने का नतीजा ये हुआ कि गलती से क्या है, उसका जो पैर है वो उस खटके के ऊपर पड़ गया जी। खटके के ऊपर पड़ने के बाद क्या हुआ, वो गेट खुल गया। गेट खुलते ही भूखी बिल्ली ने वो मछली खा ली। अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें जब तक हम कुछ अचीव नहीं कर लेते जब तक हमें हाथ पैर मारते रहने चाहिए। ये थ्योरी बेसिकली ये कहती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आप सबसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ। देखिए, हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं कहानियां, उनसे हमें क्या सीखने का मतलब मिलता है। जो ये थ्योरी हम पढ़ रहे हैं इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा, कभी सोचा है बैठ के? तो यहाँ पर मैं आप सबसे बता देता हूँ। जैसे आपने एक बहुत ही मशहूर कहानी सुनी होगी कि एक बूढ़ा बाप होता है, उसके 5 बेटे होते हैं। वो पांचों बेटों को क्या करता है, एक एक लकड़ी देता है, कहता है इसको तोड़ो। सारे तोड़ देते हैं जी अपनी लकड़ी। फिर वो क्या करता है, पांचों लकड़ियों को लेता है, इकट्ठी करता है, गट्ठड़ बना देता है, और वो बोलता है अब तोड़ो अपने बेटों को। सबको कहते हैं एक एक बार करके तोड़ो, तो वो किसी से भी नहीं टूटती। तो इससे क्या पता चलता है हमें, एकता में बल होता है। इसने क्या करा, ये बात वो डायरेक्ट भी बोल सकता था अपने बेटों को कि बेटा ऐसा ही इकट्ठे रह करो, एकता में बल होता है, लेकिन नहीं, उसने एक कहानी के जरिए समझाने की कोशिश करी और वो समझ गए। इससे हमें क्या पता चलता है, अगर हम किसी को एग्जाम्पल देंगे, किसी को कहानियां देंगे, किसी को एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएगा। इसलिए हम ये एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूं कि पेपर में आपको ये एक्सपेरिमेंट कैसे लिखना है। और यहां पर एक और बात बता दूं, एक्सपेरिमेंट लिखना बहुत जरूरी है, आप इसको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। इन दिस एक्सपेरिमेंट थोरनडिक प्रिपेयर्ड ए पजल बॉक्स विद द आयरन बार्स। उसने एक पजल बॉक्स बनाया जिसके अंदर आयरन की रोड थी। द डोर ऑफ द पजल बॉक्स कुड बी ओपन बाय प्रेसिंग ए लीवर। एक खटका था जिसको दबाने से वो बॉक्स खुलता था। ही पुट ए एंग्री कैट इन द पजल बॉक्स एंड क्लोज द डोर। A fish was placed outside the box. The cat could eat the fish only if it could get out of the puzzle box. The fish was a stimulus for the cat. The stimulus, the food in the form of fish, began to work up the hunger of the cat. The cat reacted in a variety of ways to come out of the box, but he did not know how it. जो मैंने बताया बिल्कुल सेम टू सेम वही है। जो मछली थी वो क्या थी, बिल्ली के लिए एक स्टिमुलस का काम कर रही थी, जब तो वो रिस्पॉन्स कर रही थी, जब तो वो पिंजरे के अंदर छटपटा रही थी ताकि उसको वो मछली मिल जाए। आपने देखा बिल्ली ने बहुत कोशिशें करी, बहुत कोशिशें करी, बहुत सारे अटेम्प्ट्स लिए, लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिलती है। तो इसको पेपर में कैसे लिखना है ये देखिए। एट फर्स्ट द कैट मेड ए ग्रेट डील ऑफ वेरिड attempts to reach the food in a trial and error fashion, such as jumping up and down, scratched and pushed the door, tried to rip the lever with its teeth, scratched the door of the puzzle box. उसने सब कुछ करा लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिली। एवरी टाइम कैट फेल्स, हर बार बिल्ली फेल होती रही। बट हंग्री कैट कुड नॉट स्टे हियर बिकॉज इट इज वेरी हंग्री। क्योंकि वो भूखी थी इसलिए उसको क्या थी, बेचैनी हो रखी थी और वो रिस्पॉन्स करती जा रही थी। अल्टीमेटली बाय चांस हर पाव फील ऑन द लूप ऑफ द रोप एंड द डोर ओपन। आखिरकार क्या हुआ, उस खटके के ऊपर उसका पैर रख गया और वो दरवाजा खुल गया। द कैट जम्प्ड आउट एंड इमीडिएटली एंड ईट द फिश। व्हेन नेक्स्ट डे द कैट वाज पुट इन द बॉक्स अगेन, दिस टाइम शी टुक लेस टाइम इन कमिंग आउट एंड इन द सब्सिक्वेंट ट्रायल द टाइम डिक्रीज्ड
फर्दर सो मच सो डेट द स्टेज reached when the cat come out soon after being put inside by directly striking the latch with her paw without any random movement. This is how she learned to reach its goal. देखिए क्या हुआ, सबसे पहले जब थोरनडिक ने वो बिल्ली को पिंजरे के अंदर बंद करा तो बिल्ली ने बहुत ज्यादा झपट मार करी और बहुत टाइम लगा उसको पजल बॉक्स को खोलने में। लेकिन जब अगली बार थोरनडिक ने दोबारा उस भूखी बिल्ली को उसके अंदर डाला तो उसको उतना टाइम नहीं लगा उस पजल बॉक्स को खोलने में, उसको कम टाइम लगा। फिर ऐसे ही उसने ऐसे बहुत बार करा तो उसने ये एनालाइज करा थोरनडिक ने कि जो बिल्ली है जैसे जैसे उसके ट्रायल जैसे जैसे उसके जो ये अटेम्प्ट्स है वो कम होते जा रहे हैं, वो बहुत जल्दी पजल बॉक्स को खोलती जा रही है। इसका मतलब यह है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कम टाइम लगा उसको जो है वो। अब उसका क्या हो रहा था, टाइम जो है डिक्रीज होता चला जा रहा था। देखिए अब तक आप काफी थ्योरी पढ़ चुके हैं, आपने देखा होगा कि थ्योरी के अंदर हर थ्योरी के अंदर अपने अपने एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये थोरनडिक ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, इसके भी अपने एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर पहला है डिफाइनाइट गोल्स, लर्निंग नीड्स डिफाइनाइट गोल्स एंड मोटिवेशन आल्सो। देखिए जो लर्निंग होती है, जो लर्नर होता है उसको सबसे पहले तो अपने गोल के बारे में पता होना चाहिए, प्लस उसको सपोर्ट करने वाला भी जरूर होना चाहिए। सेकंड है ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल के अंदर होती है बाधाएं। ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी की एलिमेंट्स है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें सेकंड पॉइंट है ऑब्स्टेकल मतलब बाधाएं। वन फेसिस ऑब्स्टेकल इन द अचीवमेंट ऑफ वंस गोल्स, द पर्सन ट्राई टू ओवरकम द ऑब्स्टेकल इन ऑर्डर टू अचीविंग हिज गोल्स। देखिए जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं उसके अंदर बाधाएं जरूर आती हैं। कुछ बंदे क्या करते हैं, उन बाधाओं से डरकर अपना काम रोक देते हैं, और कुछ बंदे क्या करते हैं, उन बाधाओं को पार कर जाते हैं और वो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाते हैं। वेरियस रिस्पॉन्सेस, वेरियस रिस्पॉन्सेस का मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं या कुछ सीख रहे होते हैं तो आपने देखा होगा हमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ जाती हैं जो हमारे किसी काम की नहीं होती। इसका रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपने देखा होगा जब आप क्लास 11th के अंदर स्पेशली या 9th 10th के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे तो आप कॉपी में क्वेश्चन करने के लिए लगे रहते होंगे, जबकि टाइम वेस्ट वाली बात हो जाती है, आपको यूजलेस होता है वो। कई बार एडिशन कर रहे हैं सब, जैसे ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, हाँ ये वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं, ये लगा के देखते हैं, वो लगा के देखते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, हाँ इससे भी हो सकता है, क्या इससे भी हो सकता है, नहीं, वो सब यूजलेस होता है, मीनिंगलेस होता है और अनसक्सेसफुल होता है। एंड में टीचर आपको बताता है कि हाँ जी इस वाले मेथड से करिए आपका आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो एक्टिविटी करेंगे ही नहीं, करेंगे। अगर मान लो इस केस के अंदर बिल्ली है, वो झपटमारी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, तो उसका पैर ही नहीं पड़ता। अगर वो हाथ पैर ही नहीं मारती पिंजरे के अंदर तो वो खटका नहीं दबता और वो बाहर भी नहीं आ पाती। अब देखा जाए तो ये उसका झपट मारना ये सब तो यूजलेस था ना, मीनिंगलेस भी था, अनसक्सेसफुल भी था। सीधी सी बात थी, खटके के ऊपर पैर दबाती और अपना खुल जाता, लेकिन नहीं, फिर भी उसने वो एक्टिविटी करी। चांस ऑफ सक्सेस, देखिए जब आप ये वेरियस रिस्पॉन्सेस करते हैं तो चांस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं, ना पता कब सक्सेस मिल जाए, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्सेस, इसके अंदर क्या होता है, एक बार आपको सक्सेस मिल गई उसके बाद क्या करते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाता है और आप अनसक्सेसफुल नहीं होते, फिर मतलब अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट भी नहीं करते, सीधा टाइम की भी बचत करते हैं और कॉस्ट की भी बचत करते हैं और सीधा सक्सेसफुल होते चले जाते हैं। स्टैब्लिशमेंट ऑफ राइट रिस्पॉन्स, फिर आप क्या करते हैं, हमेशा सही रिस्पॉन्स करते हैं। अगर उस जैसी कोई और आपके सामने सिचुएशन भी आ जाए, जब भी आप अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। अचीवमेंट ऑफ द गोल, लास्ट में आप अचीव कर लेते हैं, जैसे कि बिल्ली ने मछली को अचीव कर लिया था। द अचीवमेंट ऑफ द गोल इज द अल्टीमेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। व्हेन द गोल इज रिलीज्ड इट लीड टू सेटिस्फैक्शन। सीधी सी बात है, जब भी हमारा कोई गोल है, हमने कोई एम सेट कर रखा है, जब हम वो उसको अचीव कर लेते हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन होती है। अब मैं आपको इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस बता देता हूँ ट्रायल एंड एरर थ्योरी की। देखिए जैसे कि अभी हमने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा तो उससे हमें क्या शिक्षा मिली, उससे हमें सबसे बड़ी शिक्षा तो ये मिली कि जब तक हमें अचीवमेंट नहीं मिल जाती हमें हाथ पैर मारते रहना चाहिए, प्लस अपनी कोशिशों को जारी रखना चाहिए।
बस इसी एक मंत्र को लेके चलते हुए हमें इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लिखनी है। जैसे कि सबसे पहले इसमें दिया गया सेटिंग गोल्स, मोटिवेटिंग द स्टूडेंट, लर्निंग इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, एम्फेसाइज ऑन एक्सरसाइज। इसके अंदर पहले क्या कहा गया है कि टीचर को जो है बच्चों के लिए गोल सेट करने चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए, बच्चों को इजी से डिफिकल्ट की तरफ ले जाना चाहिए। जैसे कि मान लो आप किसी स्कूल में मैथ पढ़ाते हो, आप स्कूल में गए तो आपको सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि बच्चों को गिनती आती है नहीं आती, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवाइड मल्टीप्लाई आता है नहीं आता, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ वगैरह आते नहीं आते, नंबर सिस्टम के बारे में पता है नहीं पता, उसके बाद आप आगे पढ़िए। ठीक है, ये नहीं क्लास में गए पहले हाई हुल्ला मचा दिया अपना टॉपिक स्टार्ट कर दिया, नहीं, पहले आप उसको थोड़ा सा प्रीवियस पूछिए, या आप कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको प्रीवियस नॉलेज से थोड़ा सा उसको मिलाइए और फिर आगे पढ़िए। मतलब पहले क्या है, आसान चीज़ें बताइए, आसान से डिफिकल्ट की तरफ जाइए। एम्पैथाइज ऑन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब इसका लिए सबसे मेन पॉइंट है प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। मतलब आप जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको समझ आएगा। जैसे कि आपने इस केस के अंदर देखा, बिल्ली थी, उसने झपट मारी छोड़ी नहीं, वो मारती रही और एंड में उसका पैर उस खटके पे दब गया और वो बाहर आ गई। ऐसी प्रैक्टिस की बात है। मैथ और साइंस के अंदर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स के अंदर भी होती है प्रैक्टिस। जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हो, जितने ज़्यादा खेलोगे उतना ज़्यादा आएगा। जितनी ज़्यादा, जैसे डांसिंग होती है, जितना ज़्यादा डांस सीखोगे या करोगे, खुद घर पे प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आएगा। सिंगिंग है, जितनी ज़्यादा रियाज करोगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। ठीक है, इसके अलावा आप अपने पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं चाहे तो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, थोरनडिक्स ने कुछ लॉ ऑफ लर्निंग भी दिए थे, जिस 2 लॉ ऑफ लर्निंग दिए थे, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग के अंदर 3 है, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग के अंदर 9 है। अब हम इन्हें 1 बाय 1 पढ़ेंगे। देखिए, अब सवाल आता है कि सर क्या पेपर में ये भी लिखने हैं? देखो, लिखने तो पड़ेंगे, अगर इसने दिए हैं थ्योरी पूछी है तो लिखना तो पड़ेगा, लेकिन ये आप एक्सप्लेनेशन को थोड़ा कम कर देना ताकि टीचर को ये लगे हाँ इनको आता है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कौन कौन से लॉ इसने दिए थे। थोरनडिक हैज प्रोपोंडेड सम प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ड्रॉन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। जो उसने एक्सपेरिमेंट करा था उसके बिहाफ पर उसने कुछ लॉ दिए, जिसमें पहला है प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, एक है सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग के अंदर 3 है, जिसके अंदर पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहता है कि कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी बंदा है, उसको क्या है, किसी भी काम को करने के लिए फिजिकल और मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, मतलब नीयत अच्छी होनी चाहिए, उसकी काम सीखने की इच्छा होनी चाहिए, या कोई भी चीज़ सीखने की उसकी इच्छा होनी चाहिए। जब उसकी नीयत अच्छी होगी, उसकी काम करने की इच्छा होगी, जब भी वो कोई चीज़ सीख सकता है। इसमें ये कहना चाहता है ये। एक है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कहता है, इसके अंदर 1.1 वर्ड में कहूँ तो इसमें कहते हैं प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब यही हो गया कि एक्सरसाइज किसी भी चीज़ की आप करते रहिए, चाहे आप सिंगिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में कर रहे हैं, या मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इवन आप कोई स्किल का काम सीख रहे हैं तो भी आप प्रैक्टिस को करते रहिए। ए पर्सन लर्न बाय प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसके अंदर भी जी 2 चीजें हैं, लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ यूज के अंदर कहा गया है अगर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन स्ट्रोंग होगा तो लॉ ऑफ यूज होगा, अगर कनेक्शन स्ट्रोंग नहीं है तो वो लॉ ऑफ डिसयूज है। ठीक है जी। एक होता है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब तो पता ही है ना जी, प्रभाव। इसको लॉ ऑफ इफेक्ट को ही कहा जाता है लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड लॉ ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। देखिए, इसके अंदर कहा गया है जब किसी बच्चे को कामयाबी मिलती है, जब भी उसका प्रभाव लर्निंग के ऊपर पड़ता है। जब किसी बच्चे को कामयाबी नहीं मिलती, जब भी उसकी लर्निंग के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जो उसका लर्निंग का प्रोसेस है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। देखिए, इस चीज को भी ना 2 तरीके से देखिए। जैसे किसी बच्चे को सक्सेस मिल जाती है तो उसको क्या होता है, एक सेटिस्फैक्शन होती है।
लेकिन जैसे किसी बच्चे को फेलियर हो जाती है, उसको डिससेटिस्फेक्शन तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, वो मोटिवेट भी होता है, नहीं मेरे को अगली बार अच्छा करना है, अगली बार अच्छा करना है, अगली बार अच्छा करना है। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, टूट जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसके अंदर भी ये दो चीजें हैं। देखिए जो थॉर्नडिक का सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग है, उसके अंदर इसने टोटल 9 लॉ दिए हैं। देखिए वैसे मैं सिंपल वर्ड में बता देता हूँ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इसको पेपर में ना भी लिखें तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये 9 लॉ कौन कौन से होते हैं। जैसे कि पहला है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। देखिए आप पेपर में चाहे तो लिख देना, ना चाहो तो बेशक मत लिखना, लेकिन जो ये पहले है ना प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, ये जरूर लिख देना, सेकेंडरी बेशक मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, इसके अंदर क्या होता है एक्चुअली, मान लिए आप क्लास में गए, आपने मैथ का किसी बच्चे से एक क्वेश्चन पूछा, तो अब क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं, आपने देखा कि बच्चे जो है ना अलग अलग तरीके से आंसर दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से आंसर दे रहे हैं, और सबका अपना अपना एक मेथड है। तो उसमें क्या हुआ, मल्टीपल रिस्पॉन्स निकल के आया, आया ना जी। एक होता है लॉ ऑफ मेंटल सेट एंड लॉ ऑफ एटीट्यूड। इसके अंदर क्या होता है, ये भी एक तरीके से वो मेंटल सेट, जैसे कोई कोई बच्चा अपने दिमाग के अंदर सेट कर लेता है, हाँ मेरे को ये चीज ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, और वो उसी हिसाब से करता भी है। अब हमको जरूरत ये है कि हम जो उसको फोर्स ना करें किसी चीज के लिए, वो जैसे करना चाहता है उसको वैसे करने दे, बस उसको ये बताए आप यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सही कर रहे हैं। वो होता है लॉ ऑफ मेंटल सेट के अंदर। अब ये है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। पार्शियल एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, जैसे कि बिल्ली थी, इस केस के अंदर बिल्ली जैसे झपटमारी कर रही थी, काफी परेशान हुई, उसके बाद उससे वो खटका दबा। अब हम मान लो बिल्ली को डायरेक्टिव बता देते या हिंट दे देते, खटका यहाँ पर आप दबा दे, उससे क्या होता है, जो अननेसेसरी एक्टिविटी थी वो कम हो जाती। इसका कहने का मतलब है जो बच्चे बिना मेहनत करे, बिना स्ट्रगल करे कामयाब हो जाते हैं, उसको एक तरीके से पार्शियल एक्टिविटी कहते हैं। लाइफ के अंदर स्ट्रगल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लॉ ऑफ एसिमुलेशन एंड लॉ ऑफ एनालॉजी। देखिए इसके अंदर क्या होता है, जैसे कोई बच्चा है, उसने स्ट्रगल करा है, और स्ट्रगल करा है, पहले भी काफी कोशिशें करी है, अब वो इसको जब नया टास्क दिया जाता है तो उसकी जो प्रीवियस नॉलेज थी उसको वो यूज करता है, ठीक है। अब जैसे भूखी बिल्ली थी, इस पिंजरे के अंदर डाली और उसको हमने आदत डाल दी कि ऐसे खटका दबाना है और वो ऐसे बाहर आ जाएगी। जब उसको हम कभी नए पिंजरे के अंदर डालेंगे तो वो सबसे पहले उस खटके को ही ढूंढेगी, खटका मिला या नहीं मिला, या वो उस खटके की तरह ही कोई दूसरी चीज ढूंढने की कोशिश करेगी जिसके जरिए वो बाहर आ जाए। ठीक इसी तरीके से लॉ ऑफ एसिमुलेशन एंड लॉ ऑफ एनालॉजी कहता है कि जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है उसको यूज करते हुए हमको नई नॉलेज जनरेट करनी है। अब है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इसके अंदर क्या होता है, जो हमने बच्चों को स्टिमुलस दिया है उसके बिहाफ पर हम जो बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करना, अच्छी जगह शिफ्ट करना। मतलब जैसे कि कोई बच्चा नशेवाड़ी की तरफ है या कोई बच्चा गलत हरकत कर रहा है, उनको गुड हैबिट की तरफ मोड़ना, ये सब चीजें उनके अंदर यूज होती है। अब इसके अंदर है लॉ ऑफ रीसेंसी। इसके अंदर क्या होता है, वैसे इसका मतलब होता है ताजा, नया, आधुनिक या नवीनतम। इसके अंदर क्या होता है, जो चीजें ताजा ताजा पढ़ी जाती हैं वो याद रहती है। मतलब जैसे आपने देखा होगा जब हम पेपर देने जाते हैं, पेपर देने से पहले जो हम रिवीजन करते हैं या जो देखते हैं वो पेपर में एज इट इज लिख के आ जाते हैं, मतलब ताजा ताजा चीजें ज्यादा याद रहती है। अब है लॉ ऑफ प्राइमरी इफेक्ट्स। इसका सिंपल वर्ड है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपको जरूरत है जब आप क्लास के अंदर पढ़ाने जाएं तो ज्यादा हंसी मजाक ना करें, सीरियस होके पढ़ाएं और ऐसे पढ़ाएं कि आपकी छाप अलग ही बच्चों के ऊपर पड़े। अब ये है 8th लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। देखिए आप चाहे तो इनको पेपर में लिख सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी तरफ से ये यहाँ पर ये थ्योरी जो है खत्म हुई। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bed@bachelorofelucation@gmail.com। हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, लैंडस्केप मोड में देखिए, लीड लगा के वीडियो को देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।